हम क्लास 12। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आगे पार्ट 2 है इसका, ठीक है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए बेटा, क्योंकि पार्ट 1 में अपन ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया है। क्लियर? उसमें हमने देखा है बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, इनके बारे में हमने जाना है, मतलब टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन देखा है हमने, ठीक है। और दो टाइप्स देखे हैं बेटा अपन ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हमने देखा है कंपोनेंट और अकॉर्डिंग टू द फेज हमने देखा है, ठीक है। साथ ही साथ में हमने मिक्सचर को भी डिफाइन किया है, ठीक है, कि बेटा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही तो होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। क्लियर? तो हमने उसको भी डिफाइन किया, तो प्लीज उसे पहले देखिए, बहुत ही जबरदस्त है बेटा, वो पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो। क्लियर? आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं बेटा मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा, ठीक है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्या होती है, क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है या कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स होती है, हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्फ क्या होता है, आया समझ में? तो चलिए बेटा सबसे पहले अपन समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, चल देखो बेटा क्या होता है, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूं कि द amount of the solute present in the solution is called concentration, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया बेटा इसका। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन। आया समझ में? अब कितना प्रेजेंट है ये कौन बताएगा बेटा, ये उसके लिए कुछ सर्टिफाइड मेथड्स बनाई गई हैं बेटा। आया समझ में? कुछ मेथड्स हैं हमारे पास में जिनको आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के जरिए हम क्या करेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड करेंगे। आया समझ में? क्लियर? तो सबसे पहली मेथड जो है बेटा वो क्या है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है बेटा? सबसे पहली मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो सबसे पहली देखिएगा कि मास परसेंटेज, इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से, हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता करना है। आया समझ में? किसमें से पता करेंगे, मतलब सॉल्यूट को हम किसमें से कंपेयर कर सकते हैं बेटा, सॉल्यूट को हम कंपेयर कर सकते हैं सॉल्यूशन से सर, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में ही तो सॉल्यूट रहेगा। आया समझ में? मतलब देखो अब यहां से जो भी फॉर्मूले बनेंगे ना, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि आप ऊपर हमेशा जहां पे न्यूमरेटर रहता है ना, वहां पे आप हमेशा सॉल्यूट को रखेंगे और नीचे आप किसको रखेंगे बेटा, सॉल्यूशन को रखेंगे। आया समझ में? किसको रखेंगे? सॉल्यूशन को रखेंगे। बस इतनी बात ध्यान में रख लो, सारे फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। और केमिस्ट्री में अगर बेटा एक्सेप्शन ना हो तो केमिस्ट्री में फिर मजा ही नहीं आता है। आया समझ में? क्लियर? तो वो है बेटा मोलैलिटी। कौन सी है? मोलैलिटी। ये अकेली ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा जिसमें जो सॉल्यूट कंपेयर होता है ना, वो सॉल्वेंट से कंपेयर होता है बेटा। आया समझ में? क्लियर? बाकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो सारी की सारी किससे कंपेयर होंगी बेटा, सॉल्यूशन से होगी, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, ऊपर हमेशा क्या रखेंगे, सॉल्यूट, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए मास परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। परसेंटेज आप और हम सभी जानते हैं क्या होता है, मास का मतलब भी आप जानते हैं कि मास क्या होता है। आया समझ में? क्लियर? अब देखो बेटा ध्यान से, इसको अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, मास परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, मास ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा कौन सा कंपोनेंट, हमेशा सॉल्यूट रहेगा बेटा। आया समझ में? क्लियर? तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये आ जाएगा, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा और यहां पे बेटा आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको परसेंट में चाहिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आया समझ में? चलो देखो इसको ध्यान से कि कैसे हम
इसको समझेंगे। देखो इधर ध्यान से बेटा, हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में सपोज मान लीजिए कि ए हमने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, ए सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है। और बी हमारा क्या है बेटा, बी है हमारा सॉल्वेंट है। आया समझ में, याद है ना आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। आया समझ में। अब अगर मेरे को पता करना है कि यहाँ पे ए कितने परसेंटेज है, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, सिंपल सा है कि मास परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। कैसे निकाल लूँगा, अच्छा इसको अब रफ कर दें या फिर यहाँ बता देते हैं हम आपको। ये देखो ध्यान से, मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, वेट ऑफ ए, ठीक है, ये मास ऑफ द ए, और उसके बाद में बेटा टोटल मास, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, एंड इनटू में क्या कर दो, 100 कर दो आप। आया समझ में, क्लियर, इनटू में 100 कर दो, तो आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो। आया समझ में। अब ध्यान रखिएगा बेटा, आप हमेशा यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन रहेगा ना, सॉल्यूशन को हमेशा 100% रखो। क्या रखो, सॉल्यूशन को हमेशा 100% कंसीडर करना है आपको। आया समझ में, क्लियर। हमेशा इसको क्या करो, 100% कंसीडर करिए आप, क्लियर। तो कैसे करोगे बेटा, इधर देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास में बेटा मैंने लिख दिया कि 10% NaCl प्रेजेंट इन वाटर, ये मैंने बोला। तो इसका मतलब पता है क्या है कि बेटा यहाँ पे 100% आपका क्या है, सॉल्यूशन है। देखो ध्यान से, ये 10% NaCl मतलब 10% NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ये मिलकर के ही आपके क्या बनाएंगे बेटा, 100% सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है ना, क्लियर। इसका मतलब पता है क्या है कि यहाँ पे 10 ग्राम है बेटा, ये क्लियर, 10 ग्राम NaCl है। आया समझ में, 10 ग्राम क्या है, NaCl, क्लियर। और 90 ग्राम आपका क्या है बेटा, वाटर है। क्या है, वाटर है। आपको ये मानना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका परसेंटेज सॉल्व होगा बेटा। आया समझ में, क्लियर। और ये होता ही है कंसेप्चुअली भी, अगर इसको देखें बेटा तो ये होता ही है कि आप 100% मान लीजिए, 100% मान लीजिए ना। देखो दो, जब आपके पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे बेटा तो 100% सॉल्यूशन बनेगा। अब उसमें से अगर एक खाद की क्वांटिटी आपको गिवन है तो आप दूसरे की निकाल सकते हैं। आया समझ में। अगर यहाँ पे 10% है तो बाकी 90% कौन होगा, वाटर होगा, ठीक है। अब 10% NaCl मतलब 10 ग्राम NaCl होगा, और पूरा का पूरा 100 ग्राम का क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। आया समझ में, क्लियर होता है इतना। तो आपको मास परसेंटेज आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसी तरीके से आता है बेटा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। आया समझ में, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे करते हैं बेटा एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा, तो देखिए अब यहाँ पे कि हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी अपन ने फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है ना, परसेंटेज मास परसेंटेज वाली, उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of a solution, density दी गई है 1.1 gram ml inverse, what is the mass percentage of oxalic acid, ठीक है, oxalic acid in solution, ठीक है। तो बेटा बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, क्या बोला गया है, एक सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास में, ठीक है। क्या है, सॉल्यूशन। मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर। और सॉल्यूशन बेटा कितना है, 500 ml का है। कितना का है, 500 ml, ठीक है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। अब इसमें 11 ग्राम हम क्या डाल रहे हैं बेटा, ऑक्जेलिक एसिड डाल रहे हैं। ये देखो ध्यान से, क्लियर, मतलब इसमें है, डला हुआ है, ठीक है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डला हुआ है, क्लियर। आया समझ में, तब जाकर के तो ये सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूट कौन हुआ बेटा, ये आपका हो गया सॉल्यूट, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया बेटा, देखो अभी सॉल्वेंट का तो अपन को पता ही नहीं है कि कितना है करके, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन ये किसी न किसी के साथ में मिला हुआ है और सॉल्यूशन बना रहा है। आया समझ में। तो सॉल्यूट हमारा हो गया 11 ग्राम, क्लियर। अच्छा, डेंसिटी दे दी गई है, फिर हमको बोला है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ये जो ऑक्जेलिक एसिड इस सॉल्यूशन में है इसका मास परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। अब इधर देखो ध्यान से, मास परसेंटेज। तो बेटा इसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मास ऑफ द सॉल्यूट। आपको मैंने बताया फॉर्मूले में, वो देख लो, हमेशा सॉल्यूट को कंपेयर करो, ठीक है। फिर उसके बाद में मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूशन,
ठीक है, ये हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब मास किस में होता है, ग्राम में होता है बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, और ये ml में दिया गया है। ठीक है, क्लियर, डिसॉल्व इन ml, और डेंसिटी दे दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ देखिए बेटा, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है बेटा आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है। तो अब यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी हमको 1.1 गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम इसका 500 ml दिया गया है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, क्योंकि हमको तो मास निकालना है ना भाई सॉल्यूशन का, वॉल्यूम तो 500 ये दे दिया गया है बेटा। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 11/10 कर सकते हो, और 500 ये आ गया आपके पास में। क्लियर, तो कितना आ गया आपके पास में बेटा, ये 550 इतना आ गया आपके पास में। अब ये ग्राम में आ चुका है बेटा। ठीक है, क्योंकि मास किस में होता है, ग्राम में होगा। आया समझ में, क्लियर। तो इतनी चीज़ें आ चुकी है आपके पास में। क्लियर, तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया गया है बेटा, 11 ग्राम दिया गया है, तो 11 कर लो। ठीक है, फिर हमारे पास में 550, ठीक है, और इनटू में 100 रहता है बेटा फॉर्मूले में, है ना। परसेंटेज अगर अपन को पता करना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो इसको 100, ये कैंसिल। ठीक है, 11 1 जा 11 5 जा। ठीक है, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया हमारे पास में, 2% ऑक्जेलिक एसिड। कितने परसेंट है बेटा, 2% है, मतलब वो जो 500 ml वाला है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2% क्या है बेटा, आपका ऑक्जेलिक एसिड है। तो बाकी 98% क्या है, सॉल्वेंट है आपका। आया समझ में, इससे एक चीज़ क्लियर हो गई ना आपका, कि सॉल्यूट जो है बेटा आपका, वो अगर 2% है, तो एक चीज़ बता दो कि सॉल्वेंट जो है बेटा आपका, ठीक है, वो कितना है आपका, वो 98% होगा। मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन को हमेशा 100% मानना है आपको। क्लियर, तो इसको नोट कर लो बेटा। ठीक है, आई होप ये आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी काम देगा। क्लियर, अब अपन देखते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि है हमारी मोलैरिटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोलैरिटी, कि मोलैरिटी क्या होती है बेटा। ठीक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा, मोलैरिटी है ना। तो मोलैरिटी में क्या होगा बेटा, कि यहाँ पे मोल्स को कैलकुलेट किया जाएगा। आया समझ में, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved in per liter of the solution is called molarity of the solution, molarity of the solution। क्लियर, ये इसका डेफिनेशन बन गया है बेटा। आप चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ये। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसको अगर देखें बेटा, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से बेटा। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो कैपिटल M से इसको शो किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और ये किस में रहेगा बेटा, इन लीटर। ठीक है, लीटर में रहेगा। आया समझ में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इसको हम डिफाइन करते हैं n से, है ना। क्लियर, तो n किसका रहेगा, सॉल्यूट का रहेगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम इसको VL से डिनोट कर सकते हैं। आया समझ में। अगर आप इसको ml में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, VML हो जाएगा, और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। आया समझ में। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। क्लियर, अब ये तो रहा सर फॉर्मूला, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है,
लेकिन बेटा यहाँ पे मोल्स की बात किया जा रहा है, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, है ना। तो मोल्स देखिएगा कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मोल्स, क्लियर। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, देखो इधर ध्यान से, अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है सॉल्यूट के हों या सॉल्वेंट के हो या किसी के भी हों, ठीक है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द एटम, ठीक है, एटम, ठीक है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, या तो उसका मोलर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या उसका एटॉमिक मास, ये हो जाएगा बेटा। अगर एटम के बारे में पूछा है तो मास ऑफ द एटम आएगा और एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ द मॉलिक्यूल आ जाएगा, आया समझ में, क्लियर। और नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, जैसे H2O, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, क्या है ये, मॉलिक्यूल है, आया समझ में, इसका मास गिवन रहेगा, ठीक है, उसके डिवाइड में अपन क्या कर देंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है बेटा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, आया समझ में, क्लियर। तो ये हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। वैसे ही बेटा यहाँ पर हम सॉल्यूट का रखेंगे, किसका रखेंगे, सॉल्यूट का रखेंगे, आया समझ में, क्लियर। तो सपोज क्या बेटा होता है ये, अब देख लो इधर ध्यान से। अब अगर हमको इसके कॉन्टेस्ट में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, अब क्या निकालेंगे बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये आ जाएगा बेटा, क्लियर। तो हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका, ये देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से, n इज इक्वल्स टू W बाय, क्या कर सकते हैं बेटा हम, W बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास m, देखो ये 2 बार लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा कि अगर मान लेते हैं हम कि हमारे पास में A क्या है बेटा, ये एक सॉल्यूशन है, मान लो कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, सॉल्यूशन है ना। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत आराम से, बहुत ही बारीकी से आपको समझाया जाएगा। देखो इधर ध्यान से, एक सॉल्यूशन है, इसमें A हमने ले लिया है बेटा क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, और B हमारा क्या है बेटा, B हमारा है सॉल्यूट है, समझ रहे हो, एक सॉल्यूशन है उसमें B हमारा सॉल्यूट है, A हमारा सॉल्वेंट है, समझ गए। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, मतलब NB निकालना है ना, क्या निकालना है, NB निकालना है। तो मैं क्या लूंगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये मैं ले लूंगा, ये देखो मोलर मास। अब इसी चीज को बेटा मैं यहाँ पे n की प्लेस पे रख सकता हूँ, तो ये देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल्स टू WB, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय MB इंटू VML। ये देखो ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका मोलैरिटी का, आया समझ में। तो मोल्स आपको हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं बेटा, आया समझ में, क्लियर। अच्छा, मोल की SI यूनिट क्या होगी, अगर SI यूनिट के बारे में बात करें बेटा तो कितनी हो जाएगी, देखो वेट है ये, देखो केमिस्ट्री में ना वेट हो चाहे मास हो बेटा बात एक ही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेट इज इक्वल्स टू मास, ये हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा इन केमिस्ट्री, ठीक है, इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, क्लियर। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आपको वेट या मास दिया गया हो उसके लिए आप W ही यूज करेंगे सिंबल, आया समझ में। अच्छा, SI यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, तो वेट है तो क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम, ठीक है, मोलर मास, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी बेटा, ग्राम मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल, ये आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। और इसकी क्या आ जाएगी बेटा, मोल पर लीटर, ठीक है, क्योंकि मोल की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, मोल पर लीटर, आया समझ में, ये इसकी SI यूनिट बन जाएगी बेटा,
आया समझ में? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर होता है इतना? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन को अभी अपन करेंगे, ठीक है, लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब अपन करते हैं मोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? देखिए क्या बोला है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मतलब NaOH, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास इसका 40 दे दिया गया है बेटा, 40 ग्राम दे दिया गया है, ठीक है। क्लियर होता ही है इसका, अगर आपको नहीं आता है बेटा मोलर मास निकालते हुए, ठीक है, तो बेटा प्लीज उसे सीखें, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। क्लियर? 11th क्लास में भी आपने सीखा होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको नहीं आता तो मैं उसका भी एक वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, जिसमें आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ का तो बेटा बिल्कुल एज इट इज आप याद ही रखिए, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaCl हो गया, मतलब इनका तो बेटा जनरली आपको याद होना ही चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आया समझ में? तो इनका बिल्कुल आप मुंह जवानी याद रख लीजिए बेटा। क्लियर? क्योंकि इससे इजी पड़ जाता है। क्लियर? हर बार तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, हर बार आपको निकालना पड़ेगा, है ना, इसलिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास जिसका 40 ग्राम, आर डिसॉल्व्ड इन वाटर and the solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask, calculate the molarity। आया समझ में? देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमको मोलैरिटी फाइंड करने को बोला है। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है कि वो उसमें डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा आराम से बताता हूं। देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास में एक फ्लास्क है, इसको फ्लास्क समझ लो आप, ठीक है ये हमारा कंटेनर, लेकिन इसको फ्लास्क समझ लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है बेटा। क्या है? सॉल्यूशन है। समझ गए इतनी चीज को? अब इसमें बेटा हमने क्या डाला है, 2.46 ग्राम NaOH डाला है बेटा। आया समझ में? क्लियर? कितना डाला है? 2.46 ग्राम ऑफ NaOH डाला है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। 100 सेंटीमीटर का पूरा सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कि सॉल्वेंट क्या है, हमें सिर्फ पता है कि सॉल्यूशन है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, जिसका पूरा का पूरा वॉल्यूम दे दिया गया है। मतलब ये VmL हमारे पास में गिवन है बेटा, ये देखो ध्यान से, VmL गिवन है, ठीक है। लेकिन और क्या दिया है बेटा, 2.46 ग्राम NaOH ये दे दिया गया, लेकिन हमको यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं बताया गया है। आया समझ में? और उसकी जरूरत भी नहीं है हमें, है ना, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए और हमें सॉल्यूट चाहिए। क्लियर? चलिए आते हैं बेटा अब मोलैरिटी के ऊपर। किसके ऊपर? मोलैरिटी के ऊपर। इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। हमारे पास में क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ NaOH। अच्छा, अब आपको पता चल गया ना कि सॉल्यूट क्या है, कितना है बेटा, 2.46 ग्राम, ये समझ गए। अब इसका अगर हमें क्या निकालना है बेटा, मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ NaOH। क्लियर? तो दिया ही हुआ है बेटा, वहां पे कितना दिया गया है, 40 ग्राम हमको दे दिया गया है। आ गया इतना समझ में? क्लियर? चलिए अब और कितना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी हम लिख लेते हैं बेटा, कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में है। क्लियर? चलिए मोलैरिटी की तरफ आते हैं। मोलैरिटी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 कर दो, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को पूरा लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है ताकि आपकी क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इसलिए मैं ये पूरा लिख रहा हूँ, आपको भी इतना पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट को हमने B माना था तो इसको भी हम यहाँ B मान लेंगे, ठीक है। अपॉन में VmL है और इनटू में 1000 है बेटा, ठीक है, ऊपर। अच्छा, अब हमको यहाँ पे जरूरत किसकी है कि हमको NB कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? NB कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम NB कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखो आप रफ में NB कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ जाएगा बेटा, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो वेट इसका कितना दिया गया है बेटा, 2.46 ग्राम दिया गया है, ठीक है। मोलर मास इसका कितना दे दिया गया है बेटा, 40, ठीक है, ये आपके पास में दे दिया गया है, ठीक है। क्लियर? अब इधर देखो, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक काम करो, अभी ये ग्राम मत लिखो, ठीक है, ये हालांकि यूनिट लिखने के काम आता है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो बढ़ा दोगे
ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0615, इतना ही आएगा बेटा इसका। आया समझ में? क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है बेटा, NB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 0.0615 है ना। अब यहाँ पे उठा करके हम रख देते हैं। क्लियर। तो ये देखो ध्यान से, तो कितनी आ जाएगी 0.0615 अपॉन में आ जाएगा 100 और इनटू में आपका कितना था बेटा 1000 चल ही रहा है। ये रहा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा बेटा, ठीक है, मतलब ये जो आपका दशमलव है, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ये खिसक जाएगा बेटा। तो कितना आ जाएगा 0.615 ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा मोल पर लीटर। आया समझ में? मोलैरिटी की यूनिट यही होती है, तो आप यही लिखेंगे बेटा। आया समझ में? और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर नीचे भी आता है, अप्रॉक्स आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? क्लियर। तो ये आपका आंसर। तो बेटा आज हमने क्या कंप्लीट किया, आज हमने बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन किया। क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये सारी चीज़ें देखे। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मोलैलिटी को, देखेंगे मोल फ्रैक्शन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा नेक्स्ट क्लास। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा। आया समझ में? क्लियर। तो अपना रिस्पांस देते रहिएगा बेटा, ठीक है। आपके रिस्पांस से ही मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आगे और वीडियो बनाने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आया समझ में? क्लियर। तो नोट कर लीजिए इसको, और आपके एनसीईआरटी में जितने ऐसे क्वेश्चन हैं मोलैरिटी बेस्ड लगा डालो बेटा। आया समझ में? क्लियर। नोट कर लीजिए।